नरेंद्र मोदी में दम नहीं कि वो संविधान बदल दे। राहुल गांधी ने आज खुली एक चुनौती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने पेश की है। इससे पहले लगातार ऐसी घटनाएं, ऐसी बातें होती रही हैं कि संविधान बदल दिया जाएगा, और इस बारे में नरेंद्र मोदी जी का भी एक दिन पहले बयान आया। आज इसी विषय पर हम बातचीत करने जा रहे हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं किसान नेता चौधरी हरपाल सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार जेपी सिंह साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और थोड़ी देर में ही हमारे साथ जुड़ेंगे प्रबल प्रताप शाही जी और सुरेंद्र दुबे जी। मैं थोड़ी सी बात इससे पहले कि मैं अपने मेहमानों की तरफ जाऊं, कहना चाहता हूं कि संविधान बदलने की बात लगातार की जा रही है, और नरेंद्र मोदी जी ने एक दिन पहले ही कहा कि बाबा साहब अंबेडकर भी अगर आ जाएं तो वो संविधान बदल नहीं सकते। बड़े ताज्जुब की बात है, 14 अप्रैल बाबा साहब अंबेडकर का जन्म दिवस होता है, और उससे पहले नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब अंबेडकर को ही चैलेंज दे रहे थे कि वो भी आके संविधान नहीं बदल सकते, जबकि बाबा साहब अंबेडकर का नाम घसीटने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। आखिर संविधान बचाने के लिए आपको बाबा साहब अंबेडकर को चैलेंज देने की क्या जरूरत है? ये सारे प्रश्न थे ही कि इस बीच एक और सांसद का बयान आ गया बीजेपी की तरफ से, अयोध्या के सांसद लल्लू जी का, कि हमको 400 से ज्यादा सीट चाहिए ताकि हम संविधान बदल सकें। इससे पहले अनंत हेगड़े कह चुके कर्नाटक में, इससे पहले गया में प्रेम कुमार कह चुके, इसके पहले एक और सांसद गुजरात से, क्षमा कीजिए, राजस्थान से ज्योति मिर्धा कह चुकी। अलग अलग नेताओं से संविधान बदलने की बात लगातार की जा रही है, और इन सबको सुनने के बाद आज राहुल गांधी को आ गया गुस्सा, और राहुल गांधी ने कहा कि मोदी में दम नहीं कि वो संविधान बदल दे, और एक तरह से उन्होंने चैलेंज दे डाला। आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र का ऐलान किया, और जिसको उन्होंने संकल्प पत्र बोला और कायदे से मोदी की गारंटी कहा। संकल्प पत्र भी नहीं, उसके आप तस्वीर हमारे सामने लगी हुई है, आप ऊपर देख सकते हैं, मोदी की गारंटी आया है। यानी बीजेपी की भी गारंटी नहीं, मोदी की गारंटी। और जो मोदी की गारंटी में जो बातें नहीं है, हमारे साथ किसान नेता जी चौधरी हरपाल सिंह जी हैं, बताएंगे कि एमएसपी का कहीं जिक्र ही नहीं है। एमएसपी को वैधानिक गारंटी देने का कोई जिक्र नहीं है, रोजगार देने का कोई जिक्र नहीं है, और महंगाई को नियंत्रित करने का कोई जिक्र नहीं है, सरकारी नौकरियों को भरने का कोई जिक्र नहीं है। जिक्र क्या है? जिक्र है कि वो सीए एनआरसी लागू कर देंगे, राम मंदिर बना दिए, फिर वन नेशन वन इलेक्शन कर देंगे, यूसीसी लागू कर देंगे, हमने धारा 370 हटा दिया। यानी उपलब्धि भी ऐसी जिससे जनता के सीधे सरोकार जो है, रोजी रोटी की समस्या पूरी नहीं हो रही हो। रोजी रोटी का सवाल जहां आए वहां पर चुप है, कोई बात ही नहीं। तो मैं सबसे पहले संविधान वाले विषय पर थोड़ा जेपी सिंह साहब के पास आता हूं कि राहुल गांधी को क्या जरूरत पड़ी कि उन्होंने नरेंद्र मोदी को चुनौती दे डाली और कहा कि किसी में दम नहीं कि हमारे संविधान को हटा सके। जी जेपी सिंह साहब। देखिए साहब, जब बात हवा में होती है और ये आरएसएस की कार्यप्रणाली है संघ परिवार की कि 1000 मुंह है, एक कहेगा होगा, एक कहेगा नहीं होगा, एक कहेगा एजेंडे में नहीं है, दूसरा कहेगा एजेंडे में है। ऐसा आपने राम जन्मभूमि वाले मुद्दे पर भी देखा है।
तो इसी तरह संविधान का है कि बात उठ रही है कि संविधान बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। दलित ओबीसी सभी में ये बात जो है वो बहुत गंभीरता से घर कर गई है कि अगर संविधान ही बदल जाएगा तो जो सब आरक्षण से लेकर सब कुछ दांव पे लग जाएगा। और अगर मनुस्मृति के अनुसार संविधान हुआ, जैसा कि बहुत चर्चा का विषय है, तब तो ये जीना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एकदम गुलामी क्या जो है वो एक नए प्रकार का दौर जो है क्या कहते हैं वो शुरू हो जाएगा। तो उसको काउंटर करने के लिए प्रधानमंत्री ने कल जो है बड़ा तबाक से बाबा साहब का नाम लेते हुए, क्योंकि भाई आज जो है बाबा साहब का की जयंती भी है, तो उन्होंने जो है कहा कि बाबा साहब भी आ जाए तो नहीं, मतलब संविधान कोई नहीं बदल सकता। और ये सब लोग जानते हैं कि ये लोग जो करना चाहते हैं ठीक उसका उल्टा बोलते हैं। तो राहुल गांधी ने उनको चैलेंज दे के एक प्रकार से इस प्रकार की चुनौती दी है कि ताकि उनको साफ साफ स्टैंड लेना पड़े, मैं एक सार्वजनिक रूप से कहना पड़े कि जो है क्या कहते हैं नहीं भाई हम तो संविधान नहीं बदलने वाले थे। राहुल गांधी मतलब बेवफा की डबली श्योर हो जाए कि वो अपने मुंह से कहें कि नहीं हम संविधान नहीं बदलना चाहते, या वो मिथ्या है या गलत है। तो इसलिए राहुल गांधी ने खुल के उनको चैलेंज कर दिया कि भाई आप अगर बदलना चाहते हैं, और ये राजनीति भी है कि भाई या तो कहें कि नहीं हम नहीं बदलना चाहते, और नहीं अगर हम बदलना चाहते हैं तो फिर तो देश की जनता जो है जो चुनाव लड़ रही है, देश की जनता वो जो है इस मुद्दे पर जो है उसको स्टैंड लेना पड़ेगा कि जो है क्या हम ऐसे लोगों को जो है वोट दें जो क्या कहते हैं पूरे संविधान को बदलना चाहते हैं। और बाकी तो आपको याद होगा कि संगमा साहब जो पूर्व लोकसभा अध्यक्ष, उनकी अध्यक्षता में एक समीक्षा कमेटी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने बनाई थी। और कहा जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और लगभग संगमा साहब की अध्यक्षता में जो है वो कमेटी ने समीक्षा लगभग पूरी कर दी थी और एक वैकल्पिक संविधान बनने की बात हो गई थी। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार की हिम्मत नहीं पड़ी तो उसको लागू करे, वो तो बना के वैसे रखी हुई है। आखिर अचानक ये कहते हैं, आज कहते हैं कि हम जो है पूरा कानून ये बदल देंगे और कल ही नया कानून आ जाता है। तो आखिर जो अभी आपने अपराध संहिता में देखा कि कहा इन्होंने कि हम जो है उसको उसकी जगह नया नया लाएंगे, तुरंत लाए, तो पहले से तैयारी तो चल रही थी ना कि अचानक जो है वो भय प्रगट कृपाला वाला मामला हो गया थोड़ा सा। तो भय प्रगट कृपाला की तरह जो है वो उन्होंने अपराध संहिता जो है ले आए, जिसको जुलाई से कह रहे हैं लागू करने के लिए। इन्होंने कहा जुलाई से हम लागू करेंगे, तो उसमें भी है कि भाई इनकी सरकार बन जाएगी तो लागू करेंगे, वरना फिर जो नई सरकार बनेगी वो डिसाइड करेगी कि लागू करेंगे। इन्होंने कहा लागू करेंगे, अब नई सरकार सामने संकट आएगा कि लागू करेंगे या उसकी फिर समीक्षा करेंगे या क्या करेंगे। तो ये राजनीति में जो है क्या कहते हैं मतलब जो इनका जो वो है आखिरी बहुमत है। और दूसरा इन्होंने पूरा जो आपका भारतीय जनता पार्टी के भीतर का जो आपका एक लोकतंत्र है कहने के लिए, भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति की हर 3 महीने में पहले बैठकें हुआ करती थी, राष्ट्रीय कार्य समिति की। इधर आपने देखा होगा कितने दिन से बैठक नहीं हुई। तो ये जो बहस मुहावजा चलता था कि जो है क्या कहते हैं हम क्या नीतियां लागू करेंगे, क्या नीतियां लाएंगे, वो सब तो मामला ही खत्म हो गया। अब तो एक आदमी, दो आदमी या 5 आदमी या एक कोठरी के सनक के आधार पर कानून बन रहा है, नई नई पॉलिसी लाई जा रही है, उसका रिपरकशन चाहे जो हो। जैसे नोटबंदी में ही पूरे देश ने देखा कि उसका क्या दुष्परिणाम हुआ। कहा गया कि काला धन, अब तो जज ने, सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबा ने कह दिया कि ये तो काला धन सफेद करने की योजना थी और उसमें काला वाला धन लाने का कहीं कोई एंगल नहीं था। और अब जी, देखिए 10-15 दिन हो गया है और आज केपी तक कोई सिंह साहब, खंडन थोड़ा नहीं आया। विस्तार से हम इस विषय पर आएंगे। सारे इश्यूज, बहुत सारे इश्यूज हैं और हम जानते हैं कि इस विषय पर हम आपसे मार्गदर्शन लेना चाहें तो आप 1-1.5 घंटा आप हमें समझा सकते हैं कि पूरा मसला क्या है और कैसे वो पीछे भी हटते रहे हैं और अपनी बातों से मुकरते रहे हैं। मैं थोड़ा एक स्पेसिफिक होकर के हरपाल सिंह साहब से पूछना चाहता हूं कि क्या वजह है कि एमएसपी को वैधानिक गारंटी देने से सरकार बच रही है? सरकार को क्या आपकी परवाह नहीं है? सरकार को क्या आपसे डर नहीं लगता? सरकार क्या आपकी चुनौती को नजरअंदाज कर रही है? और अगर ऐसा है तो क्या सरकार को
नरेंद्र मोदी की सरकार को, नरेंद्र मोदी जी को, उनकी पार्टी को इस चुनाव में किसान सबक सिखाने के लिए तैयार बैठे हैं। ये पहला चुनाव मैं देख रहा हूं कि हम जब बाहर निकलते हैं घर से, कोई चौराहा हो, एसडीएम का कार्यालय हो, डीएम का कार्यालय हो, एसपी का कार्यालय हो, सीओ का कार्यालय हो, शहर में कोई रिक्शा हो, टेम्पो हो, ट्रक हो, बस हो, रेल हो, कोई ऐसी जगह नहीं है आज हिंदुस्तान में एक ही पोस्टर छपा हुआ है खाली, मोदी गारंटी, अब की बार मोदी सरकार। भाजपा कुछ चर्चा नहीं कही हुई। अक्सर हम देखते थे पहले क्या होता था कि भाजपा सरकार गारंटी, अब की बार भाजपा सरकार। अब ये बात खत्म हो चुकी है, मोदी गारंटी और मोदी सरकार। अब मैं दो बात कहना चाहता हूँ, मोदी को गारंटी नहीं कोई भी, और मैनिफेस्टो ज्यादा बात करें आप, जो चुनाव घोषणा पत्र में होगा इनके, वो नहीं होगा, जो नहीं होगा वो होगा। मैं आपको दो एग्जाम्पल दूंगा। 2014 में और 2019 में मोदी ने गारंटी दी थी। मोदी ने भरी सभाओं में सीने पर हाथ मार कहा था, हम सत्ता में आएंगे, किसानों को एमएसपी की लीगल गारंटी देंगे, लीगल गारंटी। और जब ये मुख्यमंत्री थे तो मनमोहन सिंह को बाकायदा चिट्ठी लिखी थी, ये कंज्यूमर कमेटी के चेयरमैन थे, कि मनमोहन सिंह जी आप केवल एमएसपी देते हैं। ठीक कर लीजिए, थोड़ा सीध में आ जाइए। लेकिन अभी एक सेकंड। जी जी जी, ठीक है, बोलिए। ठीक, हाँ, तो आप लीगल गारंटी दे, ये मनमोहन सिंह चिट्ठी लिखी बाकायदे 2011 में। एक गारंटी थी हमारे लिए इनकी, एमएसपी की लीगल गारंटी देंगे हम सत्ता में आएंगे तो, ये मोदी गारंटी थी। दूसरी गारंटी मोदी ने दी थी हमें, 14 में भी दी और 19 में भी दी थी, सत्ता में अगर हम आएंगे, बाकायदे चुनाव घोषणा पत्र में सेकंड लाइन पर है ये, अगर हम सत्ता में आएंगे एमएस स्वामीनाथन की रिपोर्ट के आधार पर। हरपाल सिंह साहब, एक बात सुन लीजिए। देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने अपनी बात को पूरा नहीं किया, जो वादा किया वो पूरा नहीं किया, और अभी तो घोषणा पत्र लेकर आ गए ना, उसमें भी बोल रहे हैं कि कुछ न करेंगे एमएसपी को लेकर। तो अब शिकायत करने का वक्त तो चला गया, अब तो एक्शन का वक्त है। हाँ, मैं यही कहना चाह रहा हूं, इसका कोई घोषणा पत्र नहीं है, ये सब झूठ का पुलिंदा है। उल्टा किया, एमएसपी गारंटी का तो सवाल ही नहीं देने का, लेकिन एमएस स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार पर उसको कोर्ट में एफिडेविट दे दिया, हम कर नहीं सकते इसको। और एक और गारंटी दी थी कि पहली कलम से पहली कैबिनेट की मीटिंग में हम किसानों को कर्जा माफ करेंगे, उसकी कोई चर्चा नहीं। अब फिर घोषणा पत्र आया है, आज क्या कह रहे हैं कि हम एमएसपी बढ़ाएंगे, क्रम से बढ़ाते रहेंगे, लेकिन गारंटी नहीं देंगे। साफ कह दिया, आज एमएसपी गारंटी हम नहीं देंगे। दूसरा एक और वादा किया, आज एक प्लानिंग है इनकी। अब आज तक जितने प्रधानमंत्री हुए भारत के अंदर, करीब 14-15 जो प्रधानमंत्री हुए देश के अंदर, डीएपी खाद जब बनता था उस पर सब्सिडी 21 रुपए थी। मनमोहन सिंह सरकार 1500 में सब्सिडी देती थी, और कट्टा था 640 रुपए का, बोरा एक 50 किलो का। आज कोई प्रधानमंत्री कट्टे बैठ के नहीं आया, ये पहले प्रधानमंत्री है दुनिया के जो डीएपी कट्टे पर खुद बैठ के आ रहे हैं और कह रहे हैं, देखो किसानों, हम आपको कट्टा दे रहे हैं 640 का, और कट्टा कर दिया 1500 रुपए का, और सब्सिडी रहेगी कुल 640 रुपए की। जिन्होंने सब्सिडी 1500 रुपए दी, उन्होंने कभी चर्चा नहीं की हम सब दे रहे हैं आपको, और ये प्रधानमंत्री बाकायदे कट्टे पर बैठ कर रहा है, डीएपी पर कह रहा है कि 640 और रह गई आपकी, अब क्या आऊंगा ऐसे खत्म करूंगा, कट्टा में रहेगा 21 रुपए का आपको एक्चुअल कॉस्ट पर। ये आमदनी कर रहे हैं हमारी ये। अब यूरिया पे आप देखो, यूरिया खाद की एक्चुअल कॉस्ट 2122 रुपए के आसपास है, यूरिया है 386 रुपए का, अब 376 का है। और क्या चालाकी करी है, दाम नहीं बढ़ाया, दाम नहीं कम, कट्टे का वेट कम कर दिया, वेट कम कर दिया। पहले 50 किलो का था, फिर 45 पे लाए, अब 40 पे ले आए। और उसके साथ लगा दिया नैनो, एक नैनो का 500 ग्राम का एक आता पैकेट सॉल्यूशन, लिक्विड में आता है। एक गरीब आदमी जो कट्टा लेने जाता है खाद पे दुकान की, तो दुकानदार उसको एक कहता है 1 नैनो जरूर लेनी पड़ेगी आपको, ये मैं आपको खाद दूंगा। समझाइए, ये नैनो मैं समझा दूं आपको, हमारे दर्शकों को थोड़ा समझाइए। हाँ, मैं समझा दूं आपको। जी जी, इतनी बड़ी चालाकी, इतनी बड़ी साजिश किसान साथ की है इन्होंने कि जब किसान यूरिया खाद लेने जाते हैं
तो यूरिया की जो वजन था हमारा वो 50 किलो का था और इन्होंने वो 45 किया पहले। रेट नहीं बढ़ा, वेट कम कर दिया और रेट वही, फिर 40 कर दिया, आज 40 किलो कर दिया 50 रुपए। हाँ, रेट वही है, वेट कम कर दिया। 112 रुपए पर क्विंटल खाद में दरार बढ़ा दिया यूरिया पर, लेकिन कुछ चर्चा हिंदुस्तान में नहीं हुई, यूरिया का दाम बढ़ाया गया है। और अब ये इसकी प्लानिंग है प्रधानमंत्री की, पूरी यूरिया को खत्म करने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि उसमें सब्सिडी पड़ रही है। आज भी यूरिया के बैग पर करीब 1700 रुपए 18 रुपए सब्सिडी है। ये प्रधानमंत्री से खत्म करना चाहता। इन्हें क्या प्लानिंग किया कि नैनो इस्तेमाल करो। आज चुनाव घोषणा पत्र में बड़ा स्पष्ट कर दिया प्रधानमंत्री ने कि हिंदुस्तान में अब नैनो यूज होगा जमीन की उर्वरकता बढ़ाने के लिए। और अब तक ये करते आ रहे थे कि कोई किसान एक कट्टा यूरिया लेने गया तो दुकानदार ने पाबंदी लगा दी, एक नैनो का पैकेट लो आप 250 रुपए का, और तब मैं कट्टा यूरिया का दूंगा आपको। तो शिकायत करते हैं अधिकारियों से, बोले हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन आज प्रधानमंत्री ओपन कर दिया, अब नैनो इस्तेमाल करेंगे और नैनो पर कोई सब्सिडी नहीं है, वो एक एमआरपी बेचेगा और उसका हम लोग यूज कर चुके हैं, देख चुके खेतों में, कोई फर्क नहीं उसका, वो एक पानी तरह का टाइप, उसका कोई इस्तेमाल ही नहीं है। तो ये प्रधानमंत्री इनडायरेक्ट पूरी योजना बना चुके खेती खत्म कराने के लिए। बताओ आपसे इसकी प्लानिंग खेती खत्म कराना। जी मैं फिर आऊंगा आपके पास। अब एक सवाल लेकर सीधे प्रबल प्रताप शाही जी के पास आता हूं। प्रबल प्रताप जी, लगता है कुछ बहुत वर्क मिल गया है कांग्रेस पार्टी से, आप मुड़ करके एकदम काम करने में तल्लीन हैं। कांग्रेस पार्टी ने ज्यादा काम दे दिया क्या? देखिए, काम तो आपको इलेक्शन में करना पड़ेगा और जी जान से करना पड़ेगा, तभी आपकी पार्टी का कुछ उम्मीद जो है बन सकती है। जनता विपक्ष के साथ खड़ी है और आज दो घोषणा पत्र आ गए। मैं एक आपके सामने स्क्रीनशॉट लाना चाहता हूं और वो स्क्रीनशॉट आप देखिए क्या है, तब मैं आता हूं आपके पास प्रश्न लेकर। प्रियंका गांधी वाड्रा लिख रही हैं, भाजपा का संकल्प पत्र तो दिखावा है, इनका असली मैनिफेस्टो है संविधान बदलो पत्र। गली गली राज्य दर राज्य भाजपा के नेता, भाजपा के प्रत्याशी संविधान बदलो पत्र लेकर घूम रहे हैं और भाषणों में बाबा साहेब के संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। याद रखिए, देश विरोधी, समाज विरोधी, लोकतंत्र विरोधी ये सारे षड्यंत्र बीजेपी पहले नीचे से ही शुरू करती है। शुरुआत में सबसे ऊपर के नेता पब्लिक के सामने संविधान की कस्में खाएंगे, मगर रात में संविधान को खत्म करने की पटकथा लिखते हैं, बाद में पूरी सत्ता पाने पर संविधान पर हमला करेंगे। बाबा साहेब का संविधान भारत की आत्मा है। हमारा संविधान देश के करोड़ों लोगों को सम्मान से जीवन जीने का हक देता है। संविधान लोकतंत्र के केंद्र में आम आवाम को रखता है। आज हम सबको एकजुट होकर भाजपा के संविधान बदलो मिशन को खारिज करना होगा और डंके की चोट पर कहना होगा, देश संविधान से चलेगा और हम सब संविधान बदलने की मंशा रखने वालों को मिलकर हराएंगे। जी प्रबल प्रताप जी। जी, एक्चुअली लगातार फोन आ रहा है हमारे जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर एम्प्लॉय कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, उनका टिकट हो गया डॉक्टर उदित राज। अभी बात करने की स्थिति में है कि मैं बाद में आऊं? नहीं, मैं बात कर रहा हूं, मैं लगातार फोन आ रहे थे, फोन कट कर रहा हूं कभी से, कभी व्हाट्सएप कॉल आ रही है, कभी किसी आ रही है। तो पहले तो मैं शुभकामनाएं दूंगा उनको कि अग्रिम शुभकामनाएं, जीते इलेक्शन में। और देखिए, जहां से आपने शुरू की थी कि ये संकल्प पत्र की आप बात कर रहे थे, मेरे हिसाब से एक जुमलेबाज का जुमला पत्र आ गया है, फिर उसने जुमला छोड़ना शुरू कर दिया है। और जो प्रियंका गांधी जी ने अपने ट्वीट पर लिखा है, बहुत अच्छी चीज लिखी उन्होंने कि संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। जैसा आपको मालूम है, अनंत हेगड़े ने कर्नाटका में सांसद ने कहा कि हम 400 सीटें इसलिए चाहिए कि हम संविधान बदल सकें। उसके बाद ज्योति मिर्धा जो चुनाव लड़ रही नागौर से, उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी की कि हमें इतनी ज्यादा सीटें चाहिए कि हम संविधान बदल सकें। फिर बिहार में एनडीए का एक दल हिंदुस्तान अवामी मोर्चा जो जीतन राम मांझी का है, वो प्रेमचंद्र वंशी जो मंत्री हैं उनके सामने कह रहा था कि हमें संविधान बदलना है। तो लगातार नीचे लेवल पर उन लोगों की मैसेजिंग यही है कि हमें संविधान बदलना, वो संविधान बदलना चाहते हैं। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी ये करना क्यों चाहती, क्योंकि वो डेमोक्रेसी में इसलिए बिलीव नहीं करना चाहती है
क्योंकि उसके जो साथी संगति हैं वो है कॉर्पोरेट। अडानी को जमीन देना हो तो सबसे ज्यादा बाधा उसके बीच में है संविधान। अगर वनवासी आपका आदिवासियों से जमीन छीननी है, जंगल छीनने हैं, पहाड़ छीनने हैं, उसके बीच में सबसे बड़ी बाधा है उनके लिए संविधान। जैसे पेशा एक्ट है, संविधान के अंतर्गत कहते हैं, संविधान के अंदर संविधान पेशा एक्ट को कहते हैं, बिना ग्राम सभा की अनुमति के आप जमीन वहां पे नहीं ले सकते, आप जंगल नहीं ले सकते, वन क्षेत्र नहीं ले सकते, आपको अनुमति लेनी होगी आदिवासी क्षेत्रों में। वो आदिवासियों के इलाके को छीनना चाहते हैं, वह मछुआरे से उसका नदी छीनना चाहते हैं, उसके मछली पालन को छीनना चाहते हैं, वो सारी चीजें किसानों से जमीन छीनना चाहते हैं। जैसे अभी जिक्र कर रहे थे चौधरी हरपाल सिंह बिलारी जी, एसकेएम के सदस्य हैं, महत्वपूर्ण सदस्य हैं, किसान आंदोलन हम इनके साथ रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीज, नैनो यूरिया की जो बात कर रहे थे, मैंने जो स्पेसिफिकेशन नैनो यूरिया का देखा तो उसमें पाया कि उसको ड्रोन से छोड़ा जा सकता है ज्यादा। तो ड्रोन कौन इस्तेमाल करेगा? ड्रोन वही इस्तेमाल करेगा। ड्रोन सब कुछ, 2 बीघे में ड्रोन क्या करेगा, 1 बीघे में ड्रोन क्या करेगा, आधे बीघे में ड्रोन क्या करेगा? हमारे यहाँ सीमांत किसान है, लघु किसान है, छोटे किसान। इस जब रकबा बड़ा होगा, हजारों एकड़ का रकबा होगा, सैकड़ों एकड़ का रकबा होगा, तब उसकी जरूरत होगी, तब उस ड्रोन से इस्तेमाल हो पाएगा। तो मुझे लगता है कि खेती किसानी छीनने की कोशिश हो रही है। जहां तक उत्पादन है नैनो यूरिया से, उसका उत्पादन भी ठीक नहीं है, तो इसलिए यूरिया खत्म करना चाहते हैं ये, और ये सब चीजें करना चाहते हैं। साजिश है उसमें। वो अडानी को जमीन नहीं देना चाहते, किसानों की जमीन छीनना चाहते हैं। एमएसपी तो पर उनका मुंह नहीं लगा भाई, एमएसपी गारंटी पे तो कुछ बोलना नहीं चाहते। तो हमें लगता है कि हमने जो न्याय पत्र निकाला है, ये जो न्याय पत्र हमारा है, इसमें किसान पत्र है, ये देख लीजिए आप। इसमें हमने एमएसपी गारंटी कानून की बात की है, हमने जो है किसानों के लिए स्थायी आयोग नियुक्त करने की, जो कृषि ऋण की सीमा है उसको बढ़ाने, राहत देने की आवश्यकता पर रिपोर्ट देगी, और सब चीजें हुई। 30 दिन के अंदर हम फसल बीमा की बात कर रहे हैं कि 30 दिन के अंदर। उसके अलावा जो है सबसे बड़ी बात है बागवानी, मछली पालन, रेशम कीट पालन में बढ़ावा देने एक योजना बनाने की बात कांग्रेस पार्टी ने की है। डेयरी उत्पादन और पोल्ट्री उत्पादन को दुगना करना है 5 वर्ष। मैं आपसे आग्रह करूंगा, ऐसे तो पूरा घोषणा पत्र पढ़ने में तो आपको पब्लिक के पास नहीं, मैं घोषणा पत्र पढ़ नहीं रहा, मैं कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स बता रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी इन स्पेसिफिक पॉइंट्स पर काम क्लियर करते हैं तो आप और स्पेसिफिक हो जाएंगे। आखिर वो कौन से बिंदु हैं जो कांग्रेस हाईलाइट कर रही है, जिस पर जोर दे रही है, और बीजेपी भाग रही है? इसको बताइए ना जनता को। पहला है एमएसपी गारंटी कानून, जिसमें भाजपा भाग रही, नरेंद्र मोदी भाग। अब तो भाजपा है ही नहीं, अब तो मोदी है। मोदी की चाइनीज गारंटी है। जैसे चाइना का प्रोडक्ट खत्म हो जाता है, कुछ उसकी गारंटी नहीं होती, वैसे मोदी की भी चाइनीज गारंटी है। तो मोदी है, मोदी की जो हम लोग एमएसपी गारंटी कानून, कांग्रेस एमएसपी गारंटी कानून देना चाहती है, पहला नंबर 1। दूसरा, नौजवानों को 30 लाख रोजगार, सरकारी सेवा, तुरंत सरकारी नौकरी निकालने का, वो भी केंद्र सरकार की 30 लाख, जो खाली पद पड़ा हुआ है, जो नरेंद्र मोदी ने झूठा वादा किया 2 करोड़ रोजगार, उन्होंने रोजगार दिया नहीं हर साल। दूसरा। तीसरा, महिला, गरीब महिला परिवार को, हर महिला को एक परिवार में 1 लाख रुपया प्रति वर्ष। चौथा, युवाओं को अप्रेंटिसशिप करने के लिए, मतलब उनको ट्रेनिंग देने के लिए एक योजना लाना, और अप्रेंटिसशिप कराकर 1 लाख रुपया प्रति साल उनको देना, 1 साल के लिए, जिसमें वो काम भी करेंगे, सीखेंगे, दक्षता हासिल करेंगे और पैसा भी पाएंगे। तो उनकी पॉकेट मनी निकलती रहेगी, उनके ट्रेवलिंग अलाउंसेस निकलते रहेंगे, जिससे वो आराम से, उनको बोझ नहीं पड़ेंगे परिवार पर। फिर उसके बाद जो है हम वर्किंग वुमेन्स के लिए, महिलाएं जो काम करती हैं उनके लिए हॉस्टल, हर जिले में एक हॉस्टल। मैं आपको थोड़ा हस्तक्षेप करता हूं प्रबल जी, आप ये बताइए जनता को कि जो ये जनता से जुड़ी हुई मांगे कांग्रेस बोल पा रही है, बाद में उनका घोषणा पत्र आया, वो तो और ज्यादा फ्रीबीज दे सकते थे, वो तो और ज्यादा कर सकते, क्यों नहीं कर रहे हैं? इस बात को बताइए ना। बीजेपी आपसे बेहतर प्रलोभन क्यों नहीं दे रही मतदाताओं? वह इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अब उनके पास है ही नहीं कुछ बताने के लिए। बहुत सारी चीजें तो इसमें आ गई ना। अब कांग्रेस के दस्तावेज, जो ये जनता का घोषणा पत्र है, जिसको आप न्याय पत्र भी कहें, घोषणा पत्र कहें, ये जो है, ये जनता का जो डिमांड रही है, जो राहुल गांधी जी की यात्रा रही है, 2 भारत जोड़ो यात्रा
कश्मीर से कन्याकुमारी से कश्मीर तक, और दूसरी है न्याय यात्रा जो रही है मणिपुर से लेकर मुंबई तक। इन दोनों यात्राओं से जो के दौरान जो संवाद स्थापित हुआ है डायरेक्ट जनता से, समूहों से, जनता के रिप्रेजेंटेटिव्स, कहीं किसान से, कहीं मजदूर से, कहीं मनरेगा के मजदूर से, कहीं युवाओं से, कहीं महिलाओं से, कहीं सैनिकों से, कहीं पूर्व सैनिकों से, कहीं पुलिस। तो ये जो उसका जो है वो सारा निचोड़ इसमें आ गया है। पूरे भारत का तो दस्तावेज ये है, जनता का तो दस्तावेज है। अब उनके पास क्या है? अब आप समझिए, हमारा तो दिसंबर में हमारी मैनिफेस्टो कमेटी का वो होता है, उसमें पी चिदम्बरम जी चेयरमैन होते हैं, उसमें जो है टी.एस. सिंहदेव जी कन्वीनर होते हैं, और बाकी और भी लोग हैं। उन लोगों ने पूरे अक्रॉस द कंट्री गए, कई जगह गए, मिले जुले लोगों से बातचीत किया और मैनिफेस्टो बनाया, वह घोषणा पत्र बना। राहुल गांधी जी के इनपुट्स रहे उसमें, राहुल गांधी जी ने जो इनपुट्स दिए वो इनपुट्स इसमें है। अब इसके अलावा ये लोगों ने 30 मार्च को इन्होंने घोषणा पत्र समिति बनाई, जिसके अध्यक्ष राजनाथ सिंह को बना दिया, और नरेंद्र मोदी ने कट कॉपी पेस्ट करके 12 दिन के अंदर घोषणा पत्र बना दिया। किस जनता से पूछा? तो इसलिए जनता का घोषणा पत्र है ये। और इनका घोषणा पत्र जो है, इनका सुन लीजिए, इनका घोषणा पत्र जो है, सुन लीजिए, इनका घोषणा पत्र। आप बोल रहे हैं बीजेपी ने जनता से नहीं पूछा। बीजेपी ने 25 जनवरी से पब्लिक डोमेन में सुझाव मांगने शुरू कर दिए थे। अलग बात है कि मैनिफेस्टो कमेटी उसने 30 मार्च को बनाई। फैक्ट तो सही रखेंगे। अब हमारे साथ जुड़ गए सुरेंद्र दुबे सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं मौका नहीं मिल रहा था आपका वेलकम करने का। और प्रबल जी संक्षेप में पूरा कीजिए, मैं आगे बढ़ूंगा। थोड़ा हरपाल जी से एक सवाल है वो ले लेते हैं। मैं जो बात कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी इसलिए अब कुछ जनता को नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हम जब अगली बार आएंगे, अगर वो अगली बार आएंगे तो उन्हें संविधान रखना ही नहीं है, उन्हें जनता को कुछ देना ही नहीं है। उन्हें जो है वो सब अडानी और अंबानी के लिए योजनाएं बना के लाएंगे, वो सब हिडन है, वो घोषणा पत्र में थोड़ी है उनके लिए। तो आप कह रहे हैं देना क्या उनको? प्रबल जी, आप कह रहे हैं कि ये देश जो है तानाशाही की ओर बढ़ रहा है। ये अगर ये बताइए, चुनाव साबित होगा, अगर बोलने दीजिए, आप आ जाइए, रुक जाइए। तो नरेंद्र मोदी जी अगर दोबारा आते हैं तो ये जो चुनाव है दोबारा चुनाव होने के आसार नहीं है। इसलिए उनको लोक लुभावन वादा करने की कोई जरूरत नहीं है। उनका कमिटमेंट अडानियों के प्रति है, तो इसलिए अडानियों के प्रति कमिटमेंट दिखा रहे हैं, जनता के प्रति नहीं दिखा रहे हैं। यही तो आप कह रहे हैं। आज तो आप समझ लीजिए, घोषणा पत्र ने जो संकल्प पत्र है इनका, उसने खत्म कर दिया। आज ही बीजेपी मर गई। 14 अप्रैल 2024 को बीजेपी नाम की संस्था खत्म हो गई, मोदी नाम की संस्था आ गई। आज इस दस्तावेज ने, जो दस्तावेज है, जिस मोदी की फर्जी गारंटी वाली, जुमलेबाज वाली जो है, इसने आज से भाजपा मर गई और एक ही संस्था रह गई वहां पर। वो दोबारा आएंगे। प्रबल प्रताप शाही जी कह रहे हैं कि भाजपा का आज देहांत हो गया है और उनकी जगह पर नरेंद्र मोदी जी का। तानाशाही का जो सवाल आपने पूछा, मैं पूरा उत्तर दे रहा हूं कि आज भाजपा मर गई। मोदी नाम का व्यक्ति, जनता के पास मौका है कि वो इस स्थिति में बदलाव लाए। चौधरी हरपाल सिंह जी से एक सवाल आ रहा था कि मुरादाबाद में क्या किसान वोट कर रहे हैं इंडिया गठबंधन को? नहीं, मुरादाबाद क्या, वो तो पूरे हिंदुस्तान किसानों की एक ही समस्या है और पूरे देश के लोगों को अब किसान देखेंगे कि क्या जो मोदी गारंटी दी थी 10 साल से, एक गारंटी पूरी हुई क्या? मैं एक एग्जाम्पल दूंगा आपको, जो अभी बात करते भाजपा वाली बात और मोदी वाली बात। भूमि अधिग्रहण कानून जो 94 का था, 1894 वाला कानून, जब वो बदला जा रहा था पार्लियामेंट के अंदर, राहुल गांधी बदलने को बिल लाए थे। भट्टा पार्सल में आंदोलन हुआ था, मैं उसका पार्ट था भट्टा पार्सल का, और भट्टा पार्सल में गोली चली थी। राहुल गांधी सुबह 5 बजे जाड़ों में कंबल ओढ़ के पहुंच गए थे वहां। लोगों ने सवाल किया था कि ये गोली इसलिए चल रही है कि आपकी सरकार रही है इतने टाइम और आपने कानून नहीं बदला। और 1894 कानून वो ब्रिटिश का कानून है और जमीन छीनने के लिए कानून बनाया था अंग्रेजों ने, और सब प्रॉपर डीलिंग कर रहे हैं उससे उद्योगपति। राहुल गांधी ने कमिटमेंट किया था कि मैं इसको बदलूंगा जाकर दिल्ली, और मनमोहन साहब ने प्रस्ताव दिया था कि आप बदलिए। और जब वो प्रारूप लेकर आए, जयराम रमेश को दी घर जिम्मेदारी, तो एक ऐसा कानून जिनने भारत में सबसे ज्यादा लूट की थी किसानों की, करीब मैंने तो आंकड़ा कुछ देखा था कि 18 लाख करोड़ हेक्टेयर जमीन कितनी छीनी गई हिंदुस्तान किसानों की। और पहली बार इस देश में
ब्रिटिश का ऐसा कानून जिनने किसानों को बहुत लूटा, और हर सरकार के मुख्यमंत्री ने प्रॉपर्टी लीग का काम किया, चाहे साथ कोई पार्टी थी। और जब वो कानून बदला जा रहा था तो मैंने खुद अपने आंखों देखा सीन। हिंदुस्तान की जितनी पार्टी थी, टोटल पार्टियों ने एक मत होकर ध्वनि मत से बेचबतवाई कि हाँ हमने एक अध्याय समाप्त कर दिया अंग्रेज कानून का। और जब मोदी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, और राजनाथ सिंह थे दिल्ली में, जेटली थे दिल्ली में, और आपके ये स्वराज थी दिल्ली में, राजनाथ सिंह ने कहा था कि हमें बहुत खुशी है कि हमने कानून बदलवा दिया। अब आप मुझे बताओ, जिस देश की सब पार्टी ने मिलकर विद भाजपा एक ऐसा कानून बदल दिया भारत के अंदर जो लूट रहा अंग्रेज किसानों को, और 2 ऐसी धारा जोड़ दी नए कानून में कि अब आगे बिना किसान के कोई जमीन ली नहीं जाएगी, उसकी बिना सहमति के, और ली भी जाएगी तो गांव की जमीन अगर है तो सर्किल रेट के 4 पैसा दिया जाएगा, और अगर शहर किया तो बाजार भाव के 2 दिया जाएगा, और अगर 5 साल कोई प्रोडक्ट नहीं लगा तो जमीन वापस की जाएगी। इससे हड़कम मच गया पूरे उद्योगों में, भारत के पूरी दुनिया में दल का मच गया कि ये कर दिया राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने और सब पार्टी मिलकर। अब आप लगाओ अंदाज। अब इस कानून बदलने के बाद मैंने फोटो सेव रख रखा। अहमदाबाद जब मीटिंग होती है, और अहमदाबाद में मोदी अध्यक्षता कर रहे मीटिंग की, और तमाम उद्योगपति पूरे भारत के सब बैठे थे वहां। और वहां उन्होंने क्या कहा कि आपकी पार्टी भी शामिल थी ये कानून पास कराने में, इसलिए अगर हम आपकी पार्टी को दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनाने को लाए तो हम तो कुछ ही कर सकते, पार्टी आपको लाएगी नहीं दोबारा कानून। इसका एग्रीमेंट हुआ वहां मोदी अडानी अंबानी एग्रीमेंट हुआ, और मोदी ने क्या कमेंट किया कि मुझे दिल्ली जाओ और मैं आपको वही कानून ला दूंगा पुराने वाला। मेरी पार्टी का कोई और व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो मैं गारंटी ले सकता। और उद्योगपति शर्त रख दी भाजपा साहब ने कि मोदी को डिक्लेयर करिए आप प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट, नहीं आपको हम आपको फंड नहीं देंगे। अब यहाँ से खेल शुरू होता है। बस मोदी प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर हो गए। अब पूरे हिंदुस्तान का अजीब चुनाव था, पूरा मीडिया, पूरा टीवी चैनल मोदी मोदी मोदी, मोदी देवता, मोदी भगवान, गुजरात मॉडल, मोदी आगे प्राइम मिनिस्टर बनकर दिल्ली में। फिर क्या हुआ अब आप बताओ मुझे। इसलिए मैं कह रहा हूँ भाजपा नहीं गई, उतनी खत्म होगी भाजपा। तो जिस पार्टी का बना हुआ कानून, नया कानून बना हुआ, वो लागू होने वाला 1 तारीख को जनवरी को चुनाव आ गए और मोदी प्राइम मिनिस्टर बन गए। पहले इतिहास गवाह है, अकेला मोदी, अडानी के दबाव में अकेला मोदी अध्यादेश ले आया पार्लियामेंट में कि नहीं नया कानून लागू नहीं होगा, पुराना ही कानून लागू होगा दोहराने वाला। और सब लोग खड़े हो गए, हम पूरा हिंदुस्तान किसान खड़ा हुआ, पूरी पार्टी बंधक हो गई। एक नहीं बोला ये क्या कर रहे हैं आप, हिंदुस्तान की पार्टी ने कानून बदला है, एक नहीं बोला। वो 6 महीने पास नहीं हुआ राज्यसभा लोकसभा में तो बहुमत ईंधन का। हम लोग खड़े हुए, हमारी रैली हुई बुट क्लब पर, जंतर मंतर पर, पूरा भारत खड़ा हो गया। दोबारा फिर मोदी अध्यादेश ले आए, फिर नया कानून रोक दिया ला गए, दोबारा अध्यादेश लाए। ये वो मोदी है प्राइम मिनिस्टर, वो है ये हमारे अकेला आदमी, केवल उद्योगपतियों के लिए किसानों की भयंकर लूट वाला कानून जो बदला भारत ने, पूरी पार्टी भारत की, अकेला उसको दोबारा लाने की तैयारी करता था। तो तिवारा भी पास नहीं हुआ, वो तो सेलेक्ट कमेटी बनाएगी। मैं पेश हुआ उस कमेटी में अपने संगठन तरफ से। हमसे पूछा एमपीओ ने आप क्या चाहते हो, तो हमने जवाब दिया था अगर मोदी की तरह शौक है अडानी अंबानी को खेती देने का या जमीन देने का, तो चंबुल घाटी अलॉट कर दो साहब। चंबुल घाटी बड़ी है, बहुत बड़ी भारत के अंदर, अनफर्टाइल लैंड बहुत बड़ी इंडिया के अंदर, आप अडानी अंबानी को अलॉट कर दो। आप कौन मना करता है, ये करे खेती। लेकिन जो खेती हमारे पुरखों ने, हमारे बुजुर्गों ने, तमाम ऊंचे टीले ढाई हो, नदियां पाटी हो, तालाब पाटे हो, और नदियों के किनारे खेती की हो, झाड़ काटे हो, झाड़ी काटी हो, उसको देना चाहते हो अडानी को आप। तब बड़ी मुश्किल से वो कानून रोका और ये व्यक्ति बैक हुआ, और तब से नफरत होगी किसानों से। फिर दोबारा जमीन छीन पाए हमारी है, दोबारा फिर क्या करा, रात के 12 बजे इस आदमी ने, इस प्रधानमंत्री ने कॉन्ट्रैक्ट फार्म के जरिए हमारी फसल छीनने का कानून ले आया। 19 महीने बैठे हम लोग दिल्ली में, 900 लोग शहीद हुए, 13 महीने बैठे, सॉरी 900 शहीद हुए। 900 आदमियों के मरने के बाद प्रधानमंत्री कहता है टीवी पर रात के 8 बजे कि भाई तपस्या में कमी रह गई, भाई तपस्या कमी रह गई, आप घर जाओ। और बाद में क्या था, एमएसपी गारंटी का हम कमेटी बनाएंगे, और आज फिर मैनिफेस्टो जारी कर दिया कि एमएसपी गारंटी देंगे हम केवल बढ़ाएंगे एमएसपी।
तो मैं बहुत साफ कर रहा हूं आपसे, भाजपा उस दिन ही खत्म हो गई थी जिस दिन भूमि अधिग्रहण कानून मोदी द्वारा रहा था। और सुनो आप, जिस राहुल गांधी ने मेरे यहां नहर निकल रही है, उस नहर के मुआवजे 2011 में मिले 6 लाख रुपए एकड़, और नया कानून जो पास हुआ भूमि अधिग्रहण, आज मिल रहे हैं 80 लाख रुपए एकड़। जिस राहुल गांधी ने हिंदुस्तान के किसानों को 80 लाख रुपए एकड़ का मुआवजा दिलवा रहा है, और मिल रहा है, और किसान खुशी से दे रहे हैं जमीन अपनी। और तब क्या नारा रखता था यही मीडिया, एक सेकंड, यही मीडिया क्या बोल रहा था, विकास कैसा होगा, विकास कैसा होगा, विकास कैसा होगा, जमीन मिलेगी तो। और बिल्कुल उसको अडानी की मीडिया उसको पप्पू घोषित कर दिया इंडिया का, और जो आदमी बदल दिया कानून, हीरो बना बैठा। मैं आज बहुत साफ कर रहा हूं, 12,000 अरब डॉलर का हमारा कारोबार है खेती का। मोदी की नीयत खराब हो गई है इस पर, क्योंकि लॉकडाउन में तमाम सेक्टर ध्वस्त हो गए थे, बड़ी बड़ी मदद लेकर, खेती में कोई मदद नहीं, 3% ग्रोथ दी हमारी खेती ने भारत को, सरकार को, भारत को, उस पर नहीं लग गया अडानी अंबानी की। ये प्रधानमंत्री इनडायरेक्ट किसानों को मारकर इस पूरी फार्मिंग को अडानी में हवाले करना चाहता है। इनडायरेक्ट मार की जा रही है। यूरिया बदल दो, बिजली महंगी कर दो, एमएसपी खत्म कर दो, इनडायरेक्ट मार की जा रही है हमारे ऊपर पूरी। तो मैं तो चाहूंगा हिंदुस्तान के लोगों से, भाजपा सरकार नहीं आ रही है, कहीं भाजपा नहीं है, मोदी गारंटी है। और मीडिया की हालत ये हो गई यार, टीवी खोलो, कोई चैनल खोल रहा भारत का, नहीं बैठा मिले कोई ना कोई, सूचना के पूरे तंत्र सब गुलाम हो गए भारत के अंदर। कोई सूचना नहीं आ रही किसी, आपके चैनल है कोई बता रहे ठीक है, नहीं पूरे टीवी आप देखोगे तो लगेगा मोदी 500 सीट लेकर आ रहा है। ये हालत बना दी है देश के अंदर इन्होंने। तो मैं बहुत साफ कर रहा हूँ, किसानों को कहना चाहता हूं मैं, अगर मोदी गारंटी है, अगर मोदी द्वारा सरकार में, कोई गारंटी मोदी की नहीं है। मोदी उल्टा करता है हमेशा, जो गारंटी है, गारंटी कहाँ थी इनकी कि तुम कानून लेकर आओगे, भूमि अधिग्रहण कानून लेकर आओगे, कहाँ थी कानून के तुम बिल लेकर आओगे, कब तक मैनिफेस्टो में ही बताओ मुझे आप, जो नहीं था। और सुनो, जीतते ही 2014 में पहली कैबिनेट की मीटिंग बुलाकर चौधरी हरपाल सिंह जी बोले खत्म कर दिया हमारा। आपने जो बहुत विस्तार से वो सारे कारणों को रखा कि कैसे भूमि अधिग्रहण कानून को लेकर राहुल गांधी के हस्तक्षेप से जो स्टेप उठाए गए, उससे किसानों को उनकी जमीन का उचित मुआवजा मिलने लगा, और किस तरीके से पूरे जो किसानी कारोबार है, यानी किसानी खेती किसानी है जो कई हजार करोड़ का है, आपने बताया, उस पर मोदी 12,000 अरब डॉलर, 12,000 अरब डॉलर का कारोबार है खेती का जी, 12,000 इसको मोदी बहुत ज्यादा अडानी अंबानी को जी जी, तो 12,000 डॉलर का कारोबार है। तो इस पर अडानी और की नजर है और उस ललचाई नजर है। लेकिन हम आते हैं अब थोड़ा सा सुरेंद्र दुबे सर को इंक्लूड करते हैं चर्चा में कि क्या इस बात को, किसानों की जो ये पीड़ा है, किसानों के खिलाफ जो ये षड्यंत्र है, तो इस बात को आम किसान समझ बूझ करके वोट करेंगे? क्या वोट जब चुनाव की घड़ी आएगी तो क्या वो इस हिसाब से, इस मंशा के साथ में वोट करेंगे? सुरेंद्र दुबे सर। देखिए, पिछली बार तो इन्होंने इस मंशा देश को निराश किया। इनके 700 या 900 किसान शहीद हुए और प्रधानमंत्री ने खाली ये कह दिया कि हमारी तपस्या में कोई कमी रही होगी, वरना उस समय इन्होंने जो आंदोलन खड़ा किया था वो विश्व का अनोखा आंदोलन था। इतने समय तक कोई आंदोलन कोई ग्रुप नहीं कर पाया, और ये चाहते तो मोदी जी को बाध्य कर सकते थे कि पहले पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाइए, उसमें हमें एमएसपी की कानूनी गारंटी दीजिए, तब हम आंदोलन वापस लेंगे। पता नहीं क्या खेल हुआ, और हमारे नेताजी बहुत अच्छी से जानते होंगे कि क्या खेल हुआ। और आधे अधूरे मन से आधे अधूरे मन से वो आंदोलन वापस ले लिया गया, और किसानों ने बीजेपी को वोट दिया। उनके बगैर ये लोग नहीं जीते। अब इस बार सिर्फ एक बात है कि इनको शायद ये समझ में आ गया होगा कि ये प्रधानमंत्री झूठा है। इसने कहा था कि हम कुछ करेंगे, तो एमएसपी पर कुछ नहीं किया, और अभी
मेरे को हफ्ता 10 दिन पहले मैं देख रहा था नरेंद्र तोमर का कोई वक्ता बाहर आ था कि हम कमेटी बनाएंगे और इसको करेंगे, ये करेंगे। तो अब अगर इनको अपनी खेती बचानी है और देर आए दुरुस्त आए, पिछली बार तो इन्होंने नहीं किया, इससे बहुत निराश हुए लोग और हर बार वो इतना बड़ा आंदोलन खड़ा भी नहीं कर पाएंगे। चुनाव आंदोलन शुरू करते इसी बीच चुनाव अनाउंस हो गया। अब इनकी आंदोलन की इसमें क्या स्थिति में नहीं बता सकता, तो चुनाव में क्या आंदोलन कर पाएंगे, अपनी जगह होंगे, लेकिन क्या वो आग इनके दिलों में धधक रही है, इसका जवाब किसान नेता ही दे सकते हैं। चौधरी साहब, वो आग धधक रही है क्या कि इस बार भी किसान जाएंगे बीजेपी को वोट कराएंगे? नहीं, जो अभी आपने कहा था कि एमएसपी वाली बात जो थी वो आप सही कह रहे हैं। एमएसपी लेकर ही उठने का हमारा इरादा था और बिल तो वापस ले लिए थे, लेकिन अचानक खेल हुआ हमारे साथ कि हमारे एक साथी वो सरकार के उसमें चला गया। मतलब एक दिन ऐसा हुआ, हमारी मीटिंग हो रही थी एसकेएम की बिल वापसी के बाद, तो हमारे एक साथी है दर्शनपाल सिंह जी, उन्होंने खुलासा किया वहां। हमारे दूसरे साथी युद्धवीर सिंह, वो जाट सभा में भी रहते हैं, वो खाप में भी रहते हैं, वो किसान में भी रहते हैं, वो अग्रणी। तो दर्शनपाल ने सवाल किया हमारी एसकेएम मीटिंग में कि युद्धवीर सिंह जी, हमको मालूम हुआ है कि आप अमित शाह से बात चला रहे हैं और बात मिले, आप दोबारा मिले अमित शाह से, आखिर आप क्यों मिले? जब 13 महीने कोई प्रतिनिधिमंडल नहीं मिला, सरकार से बात करने नहीं गया, आप अकेले क्यों गए? इसके बारे में आप जब बताया आके, अकेले क्यों गए आप मिलने, और अगर से बात क्या हुई आपकी? तो वहां एक खेल हुआ हमारे साथ। युद्धवीर सिंह जी मंच पर आए और उन्होंने आकर कहा कि हाँ मैं मिला अमित शाह से। तो हमने कहा बताओ फिर आपकी बात क्या हुई? तो हमारे साथी जो प्रबल जी बैठे हमारे साथ थे, ये एसकेएम मीटिंग में थे मौजूद, जो आपके पास बैठे हैं। इन्होंने पूछा युद्धवीर सिंह से, अगर आप मिले हैं तो आप ही बताओ कि आपकी एमएस पर क्या बात हुई है? भरी मीटिंग में एसकेएम की युद्धवीर ने ये कहा 10 साल बैठे रहो, एमएसपी नहीं मिलेगी। मैं कह रहा हूं आप लोगों से, आप बेवकूफ मत बनाओ, नहीं मिलेगी, साफ कह दिया अमित शाह ने। आपको मुकदमे वापस करा लो, पैसे लेने हो, जो लोग मर गए, जो शहीद हो गए उनके कर लो, वही बात भी करो, बिल वापस हो गए, एमएसपी नहीं मिलेगी। तो मैंने खड़े होकर बात की थी एसकेएम में, नहीं मिलेगी। तो आप क्या लेने गए थे वहां? एक तरफ राकेश टिकैत बैठा था गाजीपुर में, रोज कह रहा था कि सरकार बात नहीं कर रही, और आप अकेले बात कर रहे जाके सरकार से। और वो पुष्टि दैनिक जागरण ने कर दिया अगले दिन, दैनिक ने नीचे छाप दी कि युद्धवीर और अमित शाह की एमएस पे डील हो गई। जब हमें कंफर्म हो गया डील कर चुका है आदमी, तो फिर मजबूरी हुई वहां सबकी कि भाई ठीक है, कोई फायदा नहीं है, ये तो बहुत खेला हो गया पूरा। तब वो आंदोलन विड्रॉ किया इस बात को लेकर, चलो आगे लड़ी जाएगी, ये मतलब हुआ। बता सब बात आपसे, आज मैं अंदर ही बात आ दी आपको ईमानदारी, ये सब हुआ हमारे साथ। मैं प्रेम प्रकाश जी उसी में थोड़ा और आगे पूछ लेना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात किसान नेता ने कही, एक बात साफ की, हालांकि हम लोग पता ही थी। उसके बाद ये भी खबर हुई कि उस खेल में राकेश टिकैत भी शामिल थे। अरे वो तो शामिल था ही, वो तो दो बात साफ हो गई। राकेश टिकैत की यूनियन का राष्ट्रीय महासचिव थे युद्धवीर, राष्ट्रीय महासचिव। और ये हमारे एसकेएम के आंदोलन के 3 दिन बाद आंदोलन में आए हैं। जब ये बिल आए थे, बिल लाई सरकार, तो सबसे पहले व्यक्ति थे इन्होंने समर्थन किया था। अखबार की हेडलाइन थी कि हमारे टिकैत साहब कहते थे कि बिल जरूरी है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जरूरी है, इन्होंने समर्थन किया था उसका। और 3 दिन बाद शामिल हुए आंदोलन में जाकर, 3 दिन बाद शामिल हुए। और जब हमारी पहली वार्ता हुई थी सरकार से, उसमें नहीं गए, उसमें हमारी वार्ता हुई अलग से। शाम को सरकार ने 5 बजे वार्ता किया और इसको सरकार द्वारा हमारे अंदर घुसाया गया था कि आप 2 कमेटी में हमारी में युद्धवीर को रखा गया, इनको रखिए आप, राजा सिंह तक हुआ दाव पड़ा, आप रखिए युद्धवीर सिंह को रखिए। तो एक खेल से था इनका हमारे साथ। और यही पहलवानों का आंदोलन में किया इन्होंने, लड़कियों का आंदोलन था उसमें भी यही गेम किया इन्होंने, उसमें हम लोग शामिल थे। उसमें हमें पूरी बात पता है किस तरीके लड़कियों के साथ खेल हुआ, किस तरह मेडल लिया गया गंगा जी पर, वहां जाकर घर वापस लाए उन लड़कियों को, रात को रोका गया गाँव में, और फिर किस तरह मिसाल डील कराई गई। ये सब कुछ खुला हुआ खेल है। तो ये डीलर है। तो मैं आपसे बहुत साफ कह रहा हूँ
इस हिंदुस्तान में चाहे पॉलिटिकल लीडर हो, चाहे किसान नेता हो, लीडर हो, लीडर जब तक लीडर रहेगा कोई आंदोलन नहीं बिकेगा। और जब लीडर डीलर बन जाते हैं फिर जनता को धोखा होता है। एक और बना हमारे लीडर डीलर, एक चवन्नी बना डीलर हमारे यहाँ, उसको हम बहुत विश्वास करते थे, चौधरी चरण सिंह, जिनकी आइडियोलॉजी का मैं उनके साथ काम किया, मैंने 20 साल चरण सिंह के साथ, 70-75 में उनके साथ था मैं। उनकी क्या आइडियोलॉजी थी? उनकी आइडियोलॉजी थी कि मैं कभी किसी औद्योगिक घराने से पैसा नहीं लूंगा, ना लिया, मैं किसान मजदूर की बात करूंगा। बात की, लैंड इक्वेशन लेकर आए, जमीन प्रथा खत्म की, किसानों को जमीन का मालिकाना हक दिया उन्होंने, वो लीडर से किताबें लिखी तमाम उन्होंने। उनका बेटा पार्टी में जाने के लिए ये बात कहता हो, पार्टी में क्या कोई दिक्कत नहीं हमें, चला जाओ, रोज बदलते लोग पार्टी। लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश में अगर वो एमएलए भी नहीं था, एमपी भी नहीं था, तब भी लोग उसको लीडर मानते थे कि ये चरण सिंह का वारिस है और इसको कभी भी कनेक्ट होते के साथ हम लोग, और बड़ा विश्वास था वेस्ट के लोगों को इसके ऊपर। ये लीडर तो मिला हमें कम से कम। लेकिन जब वो डीलर ने बदला, उसकी भाषा बदल गई। वो क्या बोलता है? 2 लोगों को मिला भारत रत्न, एमएस स्वामीनाथन को मिला भारत रत्न, उनकी लड़की टीवी पर आई, वो नेता भी नहीं है, उन्होंने क्या बोला कि आप मेरे पिताजी को दिया आपने, मैं स्वागत करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ही नहीं प्रधानमंत्री जी आप किसानों को गोली चलवाएंगे, आप लाठी बजवाएंगे, आप कीड़े गाड़ेंगे। उसने कहा ये आके, और अगर आप ज्यादा हमदर्द है मेरे पिताजी से तो जो उनकी रिपोर्ट रखी हुई है स्वामीनाथन की, उसको कर दो किसान। और ये क्या बोला? ये डीलर बोला कि मुझे मोदी जी में चौधरी चरण सिंह का अंश दिखाई दे रहा, अंश दिखाई दे रहा। मतलब उस व्यक्ति की पूरी जीवन की राजनीति जो आइडियोलॉजी थी उसको उसके ऊपर ध्वस्त कर दिया। और पहला क्या बोला था? चवन्नी नहीं हो, जब पलट जाओ, चवन्नी पलट गई। इससे पश्चिम के किसानों को बहुत निराशा हुई है कि चवन्नी पलट गई, रुपया बन गई। ये दिक्कत हमारी भी है। आज टाइम लगेगा आपको थोड़ा सा उभरने में, लेकिन ये खेला हुआ। मोदी में क्या अंतर है? आखिरी बात कह रहा हूं बस मैं, मोदी जी ने हिंदुस्तान की लीडरशिप जो लोग कर रहे थे उनको डीलरशिप में बदल दिया, उसको ईडी लाकर बदल दिया, उसको पैसा देकर बदल दिया। और कुछ लीडर बचे भारत में जो लड़ रहे हैं, और ये इतिहास बनेगा इस देश का। जो आज लड़ रहे हैं सत्ता के साथ, वही लीडर है, वही लीडर भारत के। बड़ी बात, बहुत और बड़ी जो बात सरेंडर कह रहे हैं करके हरपाल सिंह वो लीडर नहीं है, वो डीलर बन चुके हैं। और मोदी ने पूरी राजनीति को डीलरशिप में बदल दिया है। वाजपेयी भी थे, आखिरी बार क्या खत्म कर रहा हूं, वाजपेयी थे, लीडर थे। जब उनकी सत्ता का अवस्था प्रस्ताव आया था, 1 वोट कम था, उनसे कहा पार्टी ने 1 वोट खरीद लो। उन्होंने क्या बोला था पार्लियामेंट में आकर? नहीं, सत्ता आती है जाती है और आएंगी जाएंगी, लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए। जिस सत्ता में भ्रष्टाचार की बदबू आती है मैं चिट्ठी नहीं छूंगा, इसी को दिया जाके। और ये प्रधानमंत्री, ये तो चुनी सरकार ढा रहा है, रोज खरीदा सत्ता खरीद रहा है। तो इसके कहा नेता की बात करते हो आप? ये तो डीलर है पक्के भारत के, और पूरे देश को डीलर बदल दिया। आज कौन बैठा हुआ? कौन बैठा लद्दाख में? क्या बोल दिया वो? लद्दाख में जो व्यक्ति बैठा आज 1.5 लाख आदमी नहीं, वो क्या बोल रहे हैं आज? यार हमारे साथ गद्दारी की है, हमसे वादा किया था। और आज गोरखा वो खुला कह रहा है कि अग्निवीर योजना आने के बाद तमाम गोरखा रेजिमेंट में जो लड़के जाते थे वो आज चाइना की सेना भर्ती होने जा रहे हैं। सबसे खतरनाक हो रहा है भारत के लिए। अग्निवीर बना दिए गोरखा भी, अग्निवीर बना दिए राजपूत, अग्निवीर बना दिए तमाम देश के अग्निवीर बना दिए, अग्निवीर बना के सेना खत्म कर दी। तो ये बहुत, ये देश की लड़ाई है, ये किसी पार्टी ने देश की लड़ाई है आज, और ये भाजपा की भी है, सपा की बस की लड़ाई है यार। अगर देश के लोग नहीं जागे ना तो आगे हो सकता है कहने के लायक ना बचता। मैं तो बहुत साफ कह रहा हूँ। इसलिए बड़ी लड़ाई भारत की, ये सोच तो वोट डाली लोगों के लिए। एक मौका आ रहा है 24 में, अब थोड़ा निकलने का बाहर। कोई अंधेरी कोठरी थी और वो अंधा घुसा दिया उसके अंदर कोठरी में किसी ने, और कहीं तो बाहर निकल जाए, एक गेट खोल दिया, एक गेट खुला, केवल एक गेट, जब इससे बाहर निकल जा।
आज वो घूमता 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 वो डंडा टेकता आया और खुले गेट पर जो आया वो तो खुली उठ गई, वो आई कदम आगे बढ़ गया, वो फिर अंधेरे में पहुंच गया। तो मैं तो कह रहा हूँ लोगों से कि जिस दिन चुनाव आए उस दिन हिंदू मुस्लिम खुजली हटा दियो अपनी। हिंदू मुस्लिम खुजली में आए तुम्हारे अंदर आ जाए कहीं, और 5 साल में फिर कौन जाओगे हो जाना। इसलिए मौका है, बाहर निकलो अंधेरे से बाहर, सब बाहर निकलो देश के लोग, और सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं साफ कर रहा हूँ इस बात को। चौधरी हरपाल सिंह जी ने पूरी राजनीति को समझा दिया है। भारतीय जनता पार्टी की सियासत न सिर्फ किसान आंदोलन के साथ उस आंदोलन को तोड़ने के लिए, लीडर को डीलर बना देने के लिए जो कुछ भी करना था उन्होंने किया। नेता लीडर को डीलर बनाया, विभिन्न पार्टियों में खरीद फरोख्त की, किसान आंदोलन से इतर भी कई सरकारें जोड़ी गिराई, डर का माहौल पैदा किया। और ये मौका जो है चुनाव का है, ये जनता के पास एक मौका है जब किसान भी हिंदू मुसलमान भूल करके और इस राजनीति को जो विभाजनकारी राजनीति है उसको समझ करके वो वोट करें। जेपी सिंह साहब आपके पास आना चाहता हूं। पूछो क्या करना। जी देखिए, बहुत देर से मैं बहुत सी बातें सुन रहा था जी, लेकिन जो असली बात है वो ये है कि डीलर सेटर केवल किसानों में ही नहीं है, जातियों के जो छत्रप हैं वो भी डीलर सेटर हैं, जो पैसा लेकर के अपने जातियों के सारे वोट से समझौता कर लेते हैं। जी, इसमें असली पीड़ित आम नागरिक, आम मतदाता, आम किसान, आम मजदूर, आम दलित, आम पिछड़े वर्ग का वो व्यक्ति होता है। वहां डीलर और सेटर जो होते हैं वो हमेशा उनकी गोटी लाल रहती है। अब अभी तक जो है वो आपका भाजपा का घोषणा पत्र नहीं आया था। हो सकता है कि तमाम लोगों के बीच में या जो चुनाव के तमाम स्टेक होल्डर्स हैं उनके बीच में हो कि भाजपा का घोषणा पत्र आएगा और जो हमारी लंबित मांगे हैं उनके पक्ष में जो है उसमें जो है क्या कहते हैं कोई ना कोई वादे किए जाएंगे, तो उस वादे के सहारे फिर रही। लेकिन आज तो पूरी तरह किसानों के मुद्दे पर, अगर केवल किसानों का ही मुद्दा देखें, बेरोजगारी का मुद्दा देखें या जो भी देखेंगे, तो सबका जो है वो बुरी तरह से जो है वो मोह भंग वाली स्थिति पैदा हुई है। इसके बाद भी अगर आप जो है राष्ट्रहित के नाम पर, धर्म के नाम पर, पैसे के नाम पर, लालच के नाम पर अगर आप जो है फिर भाजपा को जिताना चाहते हैं, चाहे आपके डीलर सेटर जिता रहे हो, छत्रप जिता रहे हो, या आम किसान, आम नागरिक, आम मेहनतकश, आम बेरोजगार है वो जिता रहा हो, तो उसमें फिर जो है हम लोग एक जो है वो बौद्धिक जो है वो क्या कहते हैं जगलरी के यहाँ बैठ के करने के अलावा इसका कोई जो है वो क्या कहते हैं मतलब अंतिम रिजल्ट नहीं। क्यों? क्योंकि आज जब किसान छले गए हैं पूरी तरह से भाजपा के घोषणा पत्र में, उन्होंने साफ या मोदी का जो घोषणा पत्र है या मोदी का जो भी कुछ है वो साफ हो गया है कि एमएसपी नहीं मिलेगी और जो किसानों की मांगे हैं वो सब अधूरी रहेंगी, नौकरी नहीं मिलेगी। वो जिस गति से भाजपा चल रही है, और तो और आज तो भाजपा के घोषणा पत्र में या मोदी के घोषणा पत्र में सीधे सीधे अडानी को जो है आगे आने वाले 5 साल में जो है पूरे देश में काम दे दिया गया है। अब आप पूछेंगे क्या? कहा गया है कि सस्ती दर पर हम रसोई गैस वो पाइपलाइन के माध्यम से देंगे। अभी तक कौन दे रहा है पूरे देश में? अडानी गैस दे रहा है, अडानी गैस। उसी का सब पूरे शहर में पाइपलाइन बिछ रही है। उस घोषणा पत्र में ये नहीं कहा गया कि ये जो है पब्लिक सेक्टर से दिया जाएगा, इसमें सरकारी कंपनियां देंगी। मतलब फिर अडानी को पूरे देश का जो है वो पाइपलाइन बिछा के गैस सप्लाई का काम देने का घोषणा पत्र में शामिल किया गया है। और जब ये करेंगे और आप पूछेंगे अडानी को क्यों देंगे, तो कहेंगे तो घोषणा पत्र में ही लिखे थे। तो आप कहेंगे हमने तो देखा नहीं। तो आपने नहीं देखा, आपकी आंख बंद रही तो बंद रखिए, आपकी आंख केमिस्ट्री पे बंद है तो बंद रखिए, आपकी आंख जो है वो क्या कहते हैं नैनो पर बंद है तो बंद रखिए। नैनो खाद जब आई है, उसको बनाने वाली जो सबसे बड़ी संस्था भारत में इफ्को है, उन्होंने ये दावा किया कि इससे जो है खेती की लागत बहुत कम हो जाएगी, यूरिया पर बहुत पैसा खर्च हो रहा है और इससे जो है खेत की उर्वरक शक्ति को जो है नष्ट होने से बचाया जा सकता है।
उसके लिए ड्रोन से छिड़काव की व्यवस्था है और इफ्को वाले जगह जगह ड्रोन से छिड़काव कर रहे हैं। लेकिन नैनो के प्रयोग में जितना जो है खेती पर जो है प्रयोग करना चाहिए कि आगे नैनो का साल 2 साल 3 साल का रिजल्ट देख के उसको पूरे देश पर थोपना चाहिए, वो काम नहीं हुआ। हमारे ही गांव में इन्होंने जाके खुद छिड़काव किया और टोटल फेल हो गया। जहां नैनो का छिड़काव हुआ था उस खेत में कोई फसल ही नहीं हुई, तो फेल हो गया। और उसके बाद अब वो गांव वाले इफ्को वालों को ढूंढ रहे हैं, वो दूर दूर तक उनका कोई पता नहीं है। तो कोई भी जब नई चीज जो है वो आपका जो है आती है तो उसको प्रयोग के तौर पर कुछ चुनिंदा जो है जमीन, कुछ चुनिंदा खेत, यहाँ तक कि दवाई भी जो चलती है तो पहले परीक्षण होता है और तब उसको पब्लिक में इंट्रोड्यूस किया जाता है। आपने इंट्रोड्यूस कर दिया कि इससे बड़ा कम होगा, बड़ा कम होगा। अरे जब उससे फसल ही नहीं होगी, जो फसल हो रही है उसका जो है 1/3 बचेगा, 2/3 नष्ट हो जाएगा, तो कोई क्यों नैनो डालेगा। तो ये नैनो में खेल ये हुआ है और इससे सरकार की सब्सिडी बच रही, क्योंकि नैनो में कोई सब्सिडी सरकार को नहीं देनी पड़ती। तो सरकार भी चाहती है कि कुल नैनो हो जाए। अब वो नैनो हो जाए, लेकिन नैनो से फसल होगी कि नहीं होगी इसका परीक्षण जो है वो क्या कहते हैं करने वाला मामला सब गंडगोल है। आज जब ये घोषणा हुई है तो आज अभी तक हम हर टीवी चैनल खोल के देख रहे थे कि कहीं किसानों ने घोषणा की होगी कि इस चुनाव में हम भाजपा का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में हम लोगों को छला है या मोदी जी ने छला है। लेकिन अभी ओमपाल जी के अलावा कोई भी ये कहते हुए जो है नहीं दिखाई पड़ा कि जो है क्या कहते हैं ये इन्होंने अपने घोषणा पत्र से जो है पूरे देश के किसानों को छला है, इन्होंने पूरे देश के बेरोजगारों को छला है, इन्होंने पूरे देश के मेहनत कशों को छला है। और ये 2014 और 2019 में जो इन्होंने सब घोषणाएं की थी वही नहीं पूरी हुई हैं। तो ये तो पूरा झूठ का पुलिंदा है जो इन्होंने आज जारी किया है। जी जी जी। मैं आ रहा हूं प्रबल जी आपके पास। क्या इस देश में नरेंद्र मोदी और उनकी सियासत को समझने वाला सिर्फ मुसलमान ही है? किसान जो है पश्चिम यूपी के वोट दे आते हैं, आज भी पंजाब के किसान समझ गए, हरियाणा के किसान समझ गए, सब अपने इलाके में घुसने नहीं दे रहे हैं भाजपा नेताओं को। लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक अलग ही माहौल रहता है। ना, तो ना, 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 आप लोग गलत आकलन करते हैं, हमेशा आकलन ही गलत करते हैं। 0 सीट पाने वाली आरएलडी 8-9 सीटों पे पहुंच गई। कैसे हुआ? किसानों ने वोट किया तभी तो हुआ। अब उसने धोखा दे दिया, चौनी की तरह जयंत चौधरी पलट गए, उन्होंने चौधरी चरण सिंह जी की विरासत को खत्म कर दिया। वो विरासत अब हम चला रहे हैं, हरपाल जी के नेतृत्व में हम लोग चलते हैं। अब सवाल ये है कि हरपाल जी इस इलाके में, हरपाल जी का जो संगठन है जिस इलाके में है, उस इलाके में तो वह डब्बा गोल कर देगा बीजेपी का। लेकिन चित्रण क्या है कि गोदी मीडिया, मोदी की जो मीडिया है, वह एक आदमी जिसके बारे में जिक्र कर रहे थे उसके बारे में ही बताती है कि वही सबसे बड़ा किसान नेता है। जब एसकेएम कह रहा है कि हम बीजेपी को सजा देंगे, बीजेपी का विरोध करेंगे, तो वो आदमी सिसोली में बैठकर कहता है कि मैं किसी को वोट कर दो। ऐसे थोड़ी होता है, लड़ाई है। अब डीलर हैं, डीलर को याद करना पड़ेगा कौन है डीलर, ये आपको भी समझना होगा। इसीलिए आकलन गलत हो रहा है। आकलन यह है कि आपको 2022 का इलेक्शन निकालना चाहिए, तो स्टेज बाय स्टेज आपको देखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी दो क्षेत्र में जब हारी थी, 2 फेजेस में हारी थी, पहला दूसरा फेज और लास्ट फेज 7वां फेज, इसमें भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई। उसके 2 कारण हैं। दूसरे फेज में हरपाल सिंह बिलारी जी का क्षेत्र आता है, ये मुरादाबाद मंडल का क्षेत्र, जिसमें हरपाल बिलारी जी का संगठन बैठा हुआ है। इन्होंने विरोध किया, ईमानदारी से विरोध किया और भारतीय जनता पार्टी को वहां पे पनपने नहीं दिया। लोकसभा में भी इनके संगठन के लोगों ने नरेंद्र मोदी का किसान विरोधी रुख पहचाना, इन्होंने विरोध किया। भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें उस क्षेत्र में हारी, 5 या 6 लोकसभा क्षेत्र आए। फिर उसके बाद लास्ट का फेज जो होता है, जिसमें आजमगढ़ आता है, मऊ आता है, मऊ, घोसी, बलिया जीत गए थे, गाजीपुर, जौनपुर, मछली शहर,
इस वाले इलाके बेल्ट में भारतीय जनता पार्टी हार जाती है। उसमें युवाओं का रोष कहा। अब पूरे देश के नौजवान किसान समझ गए हैं, धीरे धीरे किसान, आज मुजफ्फरनगर में किसान अगर समझदार नहीं होते तो मुजफ्फरनगर में किसान आंदोलन के कारण संजीव बालियान का विरोध है, ऐसा नहीं है। चौन्नी पलटने के बावजूद विरोध है, चौन्नी के पलटने के बावजूद विरोध। मथुरा में हेमा मालिनी चुनाव हार सकती है, ये मैं बता दे रहा हूँ आपको। किसान बहुत नाराज है उनके, वो पूछ रहे हैं चौन्नी से कि भाई ये बता कि भैया गन्ना का पेमेंट कहाँ गया, हजारों करोड़ का पेमेंट बाकी है, वो कहाँ है? शामली का चीनी मिल, मुजफ्फरनगर का चीनी मिल, मेरठ का चीनी मिल, क्षेत्र में आने वाली चीनी मिलें, सहारनपुर में चीनी मिलों में कहाँ पेमेंट? पूछ रहे हैं लोग। मुरादाबाद के इलाके में कई चीनी मिलें हैं, वहां पेमेंट नहीं होती है। हजारों करोड़ का चीनी मिल का पेमेंट नहीं हुआ किसानों को। और जब बढ़ाना था गन्ना का रेट, उसके लिए आंदोलन किसानों को करना पड़ा। हरपाल जी ने भी आंदोलन किया, बहुत आंदोलन, गन्ना जलवाए इन्होंने, तब जाके 20 रुपया बढ़ाया, 20 रुपया प्रति क्विंटल। अब आप सोचिए, अब वो पिछले 4, 5, 7 सालों में 20 रुपया या 30 रुपया बढ़ा है टोटल अभी तक। अब आप सोचिए, इसके बावजूद आप किसानों को ये मत कहिए कि किसान वोट करते हैं, किसान नहीं वोट कर रहे हैं। उसके जीतने के कारण कुछ और हो सकते हैं, कुछ जगह धींगा मस्ती से जीत रहे, कुछ जगह वो सर्टिफिकेट ले लिए। लेकिन हाँ, जिस 1-2 आदमी को आप लोग किसान नेता बनाकर प्रस्तुत करते हैं, उनका आकलन करना शुरू करिए। वो नेता नहीं है, डीलर हो चुका, वो एक्सपोज हो चुका है, पूरे एसकेएम में एक्सपोज हो गया है, एसकेएम में अंदर एक्सपोज हो चुका है, वो राजनीतिक दलों में भी एक्सपोज हो चुका है। अब कहाँ है उसकी विश्वास? जैसे ही उस आदमी ने कहा किसी को वोट करो, यानी भाजपा को जिताना चाहता है, वो भाजपा की सेटिंग है उसकी। तो जिसकी भाजपा के साथ सेटिंग, उसको भाजपा विरोध समर्थक है वो, तो उसका तो विरोध शुरू हो जाएगा। और अब वो किसान नेता रहा ही नहीं, वो डीलर है। तो डीलरों को पहले माफ करिए, डीलरों को नेता बनाना बंद करिए। और मैं कई बार देखता हूं कि पत्रकार लोग भी ऐसे लोगों को ही प्रमुखता देते हैं। ये हरपाल बिलारी जी हैं, ये ईमानदार आदमी है, ये अपनी मार्केटिंग नहीं करते, ये दिल्ली नहीं आते, ये पत्रकारों से ज्यादा बातचीत नहीं करते, पत्रकार इन तक पहुंचते नहीं। तो मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं, इस बार किसान आंदोलन ऐसी स्थिति में आ रहा है और पूरा आंदोलन ऐसा हो रहा, कहीं राजपूत किसान खेतीहर जाति विरोध में आ गई मोदी के, तो कहीं कुर्मी समाज, रुहेलखंड में कुर्मी समाज विरोध में आ गया बीजेपी के। 5 सीटें रुहेलखंड में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार सकती है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। और वर्तमान स्थिति में भारतीय जनता पार्टी 35 से 45, 35 से 40 भी हो सकता है, इतनी सीटें जीते, ये स्थिति में आने वाली है भारतीय जनता पार्टी। उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। और भारतीय जनता पार्टी अब तो खत्म हो गई, मोदी पार्टी, अब तो सोच लीजिए भारतीय जनता पार्टी मर गई। मोदी पार्टी जो है, मोदी पार्टी 35 से 40 सीट जीतेगी और पूरे भारतवर्ष में 160 से 180 सीट जीत सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं जीत रही है, मैं आपको बता दे रहा हूं। कृपया करके अपने आकलनों को आप लोग सही करिए, मैं आप लोगों से यही आग्रह करूंगा, अपने आकलनों को सही करिए। हमारे दर्शक आपसे ईमेल भी चाहते हैं और आपका नंबर भी चाहते हैं, आप कैसे देंगे? मैं नंबर बोल दे रहा हूँ, 9517286959, 9517286959। मैं 1 मिनट में लिखूंगा तब बोलिएगा। आप अपना नंबर बताइए। 95 172 869 59 और मेरा ईमेल आईडी है प्रबल शाही, PRABL प्रबल SHAHI शाही @gmail.com जी। जो कांटेक्ट करना चाहे कर सकता, 24 घंटे में कभी भी फोन कर ले, 24/7 मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। मैं स्क्रीन पर ला देता हूं, नीचे में आप देख सकते हैं जी। बल्कि इस चर्चा को आज यहीं विराम देते हैं। बहुत चर्चा कर चुके हम और समय की सीमा भी बढ़ गई है। जेपी सिंह साहब को आज हमने बहुत वेट कराया, और लेकिन चर्चा जिस विषय पर हो रही थी किसान विषयक हो गई,
मगर नई बातें जानने को मिली, आंदोलन के बारे में बहुत सारी बातें हम जाने, तो हम सबका आभार जताते हैं। हरपाल सिंह साहब हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत आभार। जेपी सिंह साहब आपका बहुत बहुत आभार। सुरेंद्र दुबे जी हमारे साथ जुड़े थे, प्रबल प्रताप शाही जी जुड़े थे। हम सब ने इस देश के राजनीतिक हालात पर घुमा फिरा करके हमने चर्चा की। उसमें किसानों की भूमिका, सत्ताधारी दल का चरित्र और विपक्ष की स्थिति। हम इस चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे। प्रतिक्रियाएं रुक नहीं रही हैं, लगातार आ रही हैं। आज सारी प्रतिक्रियाओं को ले नहीं पाए हम, और लेकिन आगे हम जरूर कोशिश करेंगे कि सारी प्रतिक्रियाएं हमारी चर्चा में शामिल रहें। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।